रिंकू एक रिक्शा ड्राइवर था। उसकी हमेशा से यही आदत थी कि वह अपनी आखिरी सवारी से किराया नहीं लेता था। लगभग रात 9 बजे रिंकू रोज़ की तरह मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़ा अपनी आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहा था, जिसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद रिंकू आराम से घर जा सकता था। लेकिन अगर उसे अपनी आखिरी सवारी ना मिलती तो वह बेचैन रहता। वह इन्हीं सोचों में खड़ा था कि अचानक रिंकू को एक बूढ़ी औरत पैदल चलती हुई नजर आई। वो इतने धीरे चल रही थी कि रिंकू को खुद उसके पास आना पड़ा। रिंकू ने उनसे कहा, माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आओ, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ। माँ जी, जिसकी उम्र 70 साल के लगभग लग रही थी, उस बूढ़ी औरत ने रिंकू को मुस्कुराकर देखा और फिर कहने लगी, बेटा, मैंने एरोली जाना है। आज मेरे बेटे की शादी है। रिंकू ये सुनकर हैरान हुआ और माँ जी से कहा, माँ जी, आपके बेटे की शादी है और आप कहाँ से आ रही हैं? वो कहने लगी, बेटा, मैं भोपाल के पास एक गांव से आ रही हूँ। जितेंद्र मेरा सबसे छोटा बेटा है। अब एक माँ अपने बेटे की शादी में ना आए, ऐसा तो संभव नहीं। रिंकू माँ जी की बातों से काफ़ी हद तक मामला समझ चुका था, लेकिन रिंकू और जानना चाहता था। उसने माँ जी से पूछा कि आपका बेटा यहाँ मुंबई में क्या करता है? वो यहाँ क्या जॉब करता है? और इस उम्र में आप इतनी दूर से यहाँ अपने बेटे के लिए आई हैं। कम से कम वो आपको रेलवे स्टेशन पर तो लेने आता। वो मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा, मेरा बेटा बहुत व्यस्त है। मैं उसे ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती। उसने तो मुझे ये बताया भी नहीं। मुझे उसके दोस्तों से पता चला कि आज उसकी शादी है। रिंकू माँ जी का अपने बेटे के लिए प्यार देख चुका था, लेकिन रिंकू उस बेटे पर हैरान था जिसे अपनी माँ की परवाह ही नहीं थी। बुढ़ापे में इतनी दूर से वो ट्रेन पर यहाँ आई थी और रेलवे स्टेशन इन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। खैर, रिंकू के दिल में कोई ऐसे गिले शिकवे थे जो वह जितेंद्र से मिलने के बाद करने वाला था। उसे ये बताने वाला था कि अपनी माँ की ममता को समझो। ये वही माँ है जिसने तुम्हें बचपन में पाला, तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें सहन की, और तुम अपनी माँ को अपनी शादी पर बुलाना ही नहीं चाहते थे। रिंकू ने माँ जी से कहा कि आप बैठो, मैं आपको आपकी मंजिल पर छोड़कर आता हूँ। जिस घर का एड्रेस माँ जी ने बताया, रिंकू ने उस घर का एड्रेस नोट किया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। आसमान पर बादल थे और थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। रिंकू ने माँ जी से उनका नाम पूछा तो कहने लगी, बेटा, मेरा नाम लक्ष्मी है। रिंकू ने उनसे पूछा कि इससे पहले क्या आप कभी मुंबई आई हैं? वे पहली बार यहाँ शहर में आई थी। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद थक चुकी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उन्हें पिक करने के लिए कोई नहीं आया। लगता तो ये था कि जितेंद्र को भी अभी तक पता नहीं कि उसकी माँ उसकी शादी के लिए इतनी दूर से मुंबई पहुंच चुकी हैं, या शायद उसे पता था लेकिन वह अपनी माँ से बेपरवाह हो रहा था। रिंकू ने ऐसे ही माँ जी से पूछा कि आप भी कमाल करती हैं, अपनी इस आयु पर दया तो करें। इतनी दूर से अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए आई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपको देखकर खुश होगा। अगर उसे आपकी थोड़ी सी भी परवाह होती तो कम से कम आपको सूचना तो देता, आपको यहाँ लेने के लिए कोई ना कोई बंदा भेजता। लेकिन आप तो स्वयं ही चलकर यहाँ आई हैं। रिंकू की यह बात सुनकर माँ जी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए थे। रिंकू की यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो कहने लगी, बेटा, अगर इससे ज़्यादा एक शब्द भी तूने मेरे बेटे के विरुद्ध मुंह से निकाला तो मैं यहीं उतर जाऊंगी। मैं तो इस चीज़ की भी परवाह नहीं करूंगी कि फिर मेरे साथ क्या होगा। रिंकू ने माँ जी से कहा, आपको सच्चाई को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। अगर आपके बेटे को आपका इतना ख्याल होता तो आपके साथ ऐसा तो ना करता। माँ जी रिंकू से कहने लगी, बेटा, क्यों एक माँ को उसके बेटे के खिलाफ भड़का रहे हो? मैं मानती हूँ मेरे बेटे में कई कमियाँ हैं, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। वो पढ़ाई में काफ़ी होनहार था, बचपन से ही काफ़ी तेज़ था। मुझे अभी तक याद है वो समय जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के मास्टर जी हमारे घर आते, मेरे पति से कहते कि तू बड़ा किस्मत का धनी है। मैं हैरान हूँ कि तुझ जैसे व्यक्ति का इतना होनहार बेटा कैसे हो सकता है। हर क्लास में टॉप कर रहा है। तुम्हारा बेटा, और अभी से बता रहा हूँ, ये ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। मैं और मेरे पति ये सुनकर मास्टर जी को दुआएं देते थे और उनसे यही कहते कि हम कौन और हमारी क्या औकात, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है। उसने हमें जितेंद्र जैसा बेटा दिया। फिर उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे वह यहाँ मुंबई पढ़ने के लिए आ गया।
यहाँ आकर भी वह क्लास में टॉप करता रहा। शुरू शुरू में वह छुट्टियों पर गांव हम सब के मिलने आता था, लेकिन फिर गुजरते हुए समय के साथ हमारा बेटा जितेंद्र व्यस्त होता चला गया। लेकिन हमें उससे कोई शिकायत नहीं थी। मैं जितेंद्र को बताया था कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उस समय जितेंद्र की नई नई नौकरी लगी थी, लेकिन अगर वह चाहता तो अपने पिता को यहाँ मुंबई में अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता था। गांव के एक डॉक्टर ने ही हमें सलाह दी थी कि अगर जितेंद्र के पिता को अच्छा इलाज कराना है तो इन्हें शहर के अस्पताल में दिखाना होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब ने तो मुंबई के एक अस्पताल का नाम भी बताया था। मैं जब जितेंद्र से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि आप वहीं पास के किसी सरकारी अस्पताल में पिताजी का इलाज करा दो, मैं यहाँ से पैसा भेज दूँगा। पैसे तो वह भेज देता था, लेकिन बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। माता पिता के लिए तो उनकी औलाद ही सबसे बड़ी दवा होती है। उनकी औलाद का आँखों के सामने होना ही उनको दोबारा जीवन दे देता है, उनको दोबारा से जवानी दे देता है। लेकिन दुख की बात थी कि जितेंद्र ये नहीं समझ सका था। उसकी याद में उसके पिता चल बसे थे। हालांकि जितेंद्र को बहुत पछतावा था, वे बहुत दुखी था। शायद उसको अपनी गलती का एहसास था कि उसने अपने पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में क्यों नहीं कराया। फिर समय आगे बढ़ा और जितेंद्र का प्रमोशन हो गया। उसको कंपनी की तरफ से गाड़ी और रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर भी मिला था। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उसने गांव आना जैसे बंद ही कर दिया था। मुझे आज भी याद है, अपने पिता की मौत के बाद वह लगभग 8 महीने गांव नहीं आया था। उसके पिता तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन क्या उसने अपनी माँ को भी मरा हुआ समझ लिया था कि उसकी माँ अपने घर आने को नहीं करता था। एक बार मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे बड़े बेटे रविंद्र ने कहा कि माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, वह ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस बात को सुनने के बाद भी जितेंद्र वीरेंद्र से बोला, मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ, माँ का इलाज कराओ, लेकिन मैं नहीं आ सकता। वीरेंद्र ने जब यह सुना तो उसने साफ कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है पैसा भेजने की, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हम अपनी माँ का इलाज खुद करा लेंगे। मैं खामोशी से ये बातें सुन रही थी। मैं वीरेंद्र को समझा रही थी कि जितेंद्र तुम्हारा छोटा भाई है, तुम तो उसे अपने बच्चों की तरह से प्यार करते थे ना, अब क्या हो गया। इस पर वीरेंद्र ने कहा, अगर उसे मेरा ख्याल नहीं तो ना हो, लेकिन कम से कम उसे अपनी माँ का तो ख्याल होना चाहिए। मैं भी तो मजदूरी कर कर के अपने भाई को पढ़ाया है, क्या वह सब कुछ भूल चुका है। अब बहुत हो चुका, हम उसके आगे पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर वह वहाँ पर अपनी ज़िंदगी में खुश है तो खुश रहे, हम भी अपनी यहाँ ज़िंदगी काट ही रहे हैं। फिर कुछ समय बाद पता चला कि जितेंद्र मुंबई में एक सेठ की बेटी से शादी कर रहा है। उसने हमारे गांव के चौधरी को तो दावत दी थी, लेकिन दुख की बात थी कि अपने भाइयों को सूचना तक नहीं दी, क्योंकि जितेंद्र का कहना था कि जब मैंने पैसा भेजा था तो भाइयों ने लेने से क्यों इनकार किया। अब लगभग जितेंद्र अपने घर से अपने भाइयों से रिश्ते ख़त्म कर चुका था। उसका अपने भाइयों के लिए कहना था कि तुम एक ना एक दिन मेरे सामने ज़रूर झुकोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे हालात पता हैं। आज तक भी तुम कर्ज अदा नहीं कर सके, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें इस कर्ज से मुक्ति दिला सकता हूँ। इस पर वीरेंद्र का कहना था कि हम मर जाएंगे, लेकिन जितेंद्र के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। जब मुझे जितेंद्र की शादी के बारे में पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। कुछ भी था, वह मेरा सबसे छोटा लाडला बेटा था। मैंने वीरेंद्र से कहा कि मैं जितेंद्र की शादी में जाना चाहती हूँ, तो यह सुनते ही वीरेंद्र ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। जितेंद्र हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। 3 साल से वह हमारे घर नहीं आया है और आप अभी अपने उस बेटे के बारे में सोच रही हैं। मैं रोकर वीरेंद्र से बोली, बेटा, मैं एक माँ हूँ और मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। तुम मेरी हालत को समझो। मरने से पहले एक बार मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे वीरेंद्र ने कहा, आप जाना चाहती हैं तो शौक़ से जाइए, पर हम इतने बेशर्म नहीं कि मुंह उठाकर बिन बुलाए शादी में पहुंच जाएं। बेटे की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने उसे इस बात के लिए ज़िद ना की कि वह मुझे जितेंद्र के पास लेकर आए। आज पड़ोस में भी किसी से यह बात नहीं कह सकती थी, नहीं तो दुनिया वाले हम पर हंसते कि हमारा अपना बेटा हमें घास तक नहीं डालता और उसने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया है। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया। वीरेंद्र को इस बात का पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ,
लेकिन ना तो उसने मुझे रोका और ना ही मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया। बस बेटा, सब नसीबों के खेल होते हैं। मैं बस में बैठकर शहर के स्टेशन तक आई और रेल में सवार हो गई। पूरे रास्ते मैं यही सोचती रही कि 3 साल बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। रास्ते में मुझे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन खुशी के मारे मुझे कुछ और एहसास ही नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं जितेंद्र से मिलूंगी तो उसके क्या भाव होंगे। क्या वे मुझे देखकर खुश होगा भी या नहीं। माँ जी की बात सुनकर रिंकू कहने लगा, वह मैं आपको बताता हूँ कि उसका आपको देखकर क्या हाल होगा। वह आपको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। आपसे मिलना उसकी मजबूरी है। मजबूरीवश ही वह आपको बैठने के लिए जगह भी देगा और खाना भी खिलाएगा। आपको सोने के लिए अच्छा कमरा भी देगा। लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद वह आपसे खुद ही कहेगा कि माँ, अब आप घर वापस चली जाइए। ऐसा भी हो सकता है वह आपको गांव छोड़ने खुद ही चला जाए। यह सुनकर माँ जी ने रिंकू की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा भी व्यवहार करे तो मैं उसे दिल से दुआएं दूंगी। रिंकू उस बुढ़िया की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ। रिंकू दिल ही दिल में उसकी ममता पर वारी जा रहा था। उसका अपने बेटे के लिए अजीब प्यार था जो रिंकू ने पहले कभी नहीं देखा था। रिंकू अपने मन में सोचने लगा, माँ तो मेरी भी थी जिससे मैं इतना प्रेम करता था। जब वह बूढ़ी हो गई थी तो मैं हर पल उसका ध्यान रखता था। हर समय उसके पैर धोता और टांगे दबाता था। दूध का ग्लास लेकर मैं उसके चारपाई के पास खड़ा हो जाता। मेरी हिम्मत नहीं थी कि कभी माँ को नींद से जगाऊं। माँ के जगाने में प्रतीक्षा ज़रूर करता था। मेरी माँ मुझे हज़ारों दुआएं देती और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरती थी। लेकिन इस सारी सेवा के बावजूद अगर मैं अपनी माँ के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करता जैसा कि जितेंद्र ने अपनी माँ के साथ किया, तो शायद मेरी माँ मुझे कभी माफ़ ना करती। हो सकता है वो मुझे घर से ही निकाल देती। लेकिन माँ जी के प्यार और हौसले की दाद देने को रिंकू मजबूर हो गया। वह इस बुज़ुर्ग औरत पर हैरान था कि ये कैसी माँ है, इसका प्रेम और ममता कैसी है जो अपने बेटे से ये करती है। बेटे के दोष इसे नज़र नहीं आते और इतना कुछ होने के बाद वह अपने बेटे को दिल से दुआएं दे रही है। रिंकू बताए गए एड्रेस पर पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। हाँ, एक बड़े से घर में काफ़ी लाइटिंग थी, लेकिन घर के बाहर एक ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने एक शादी हॉल का हमें एड्रेस दिया और कहा कि सर, जितेंद्र की शादी है और वो फला शादी हॉल में बड़े बड़े लोगों की दावत की है। इसीलिए रिंकू ने माँ जी को फिर से रिक्शा में बिठाया और फिर हमें शादी हॉल की तरफ चल पड़े। यहाँ सचमुच में ही बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। शादी हॉल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यही थी कि माँ जी को जितेंद्र से कैसे मिलवाया जाए। अगर इतना बड़ा रश था और बेचारी बूढ़ी माँ जी का हुलिया देखकर कोई भी इस बात पर विश्वास ना करता कि ये सर जितेंद्र की माँ है। कहाँ जितेंद्र, कहाँ उसका लाइफस्टाइल और कहाँ ये बेचारी गांव में रहने वाली बूढ़ी माँ। फिर रिंकू ने रिक्शा साइड में खड़ा किया और माँ जी से कहा कि वो सामने शादी हॉल का मेन गेट है, आप वहाँ चली जाइए, जाकर अपने बेटे से मिल लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका बेटा आपके साथ अच्छा व्यवहार करे और आपसे मिले। रात के लगभग 10 बज चुके थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 10 बजे के बाद रिंकू कभी अपने घर वापस नहीं पहुंचा हो। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती थी और बच्चे भी उसके लिए काफ़ी बेचैन रहते थे। लेकिन आज रिंकू ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया और बताया कि आज वह थोड़ा लेट आएगा। पत्नी से कहा कि वो खाना खा ले, लेकिन उसने यही कहा कि आपके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन रिंकू माँ जी को कैसे इन हालात में छोड़ सकता था। हाँ, लेकिन यदि उसे आश्वासन मिल जाए कि जितेंद्र अपनी माँ से मिल चुका है तो तब रिंकू वहाँ से चला जाता। तभी रिंकू ने देखा कि गेट पर ही माँ जी को सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और वापस जाने को कहा। माँ जी ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि बेटा, मैं दूल्हे की माँ हूँ, जितेंद्र को बुलाओ, मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप मुझे पागल औरत लगती हैं। इसीलिए वह गार्ड माँ जी को डरा धमका रहा था कि वापस चली जाओ वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। तुम कहाँ और सर जितेंद्र कहाँ, वो तुमको जेल में डाल देंगे। माँ जी गार्ड से यही कह रही थी कि मेरी बात का विश्वास करो, मैं अपने बेटे से मिलूँगी। एक बार उसे बताओ तो सही कि सामने गेट पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है।
गार्ड को गुस्सा आया और उसने माँ जी को धक्का दे दिया। ये बात रिंकू से सहन ना हुई। रिंकू ने भागकर माँ जी को संभाला और गार्ड से कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, एक बूढ़ी औरत को धक्का देता है। जब उसके बेटे को पता चलेगा कि उसकी माँ के साथ तूने ऐसा सलूक किया तो फिर सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये सुनकर वो कहने लगा, बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यह औरत किस एंगल से जितेंद्र सर की माँ लग रही है। रिंकू और माँ जी की ज़िद पर गार्ड ने एक लड़के को भेजा, जिसने जितेंद्र को जाकर बताया कि शादी हॉल के बाहर एक औरत खड़ी है, वो खुद को आपकी माँ बता रही है। जितेंद्र की दुल्हन भी उस समय स्टेज पर मौजूद थी। ये सुनकर जितेंद्र को विश्वास नहीं आया और उसने नौकर से कहा, ज़रूर तुम्हें कोई भूल हुई है। मेरी माँ यहाँ क्या लेने आएगी? मेरी माँ यहाँ क्या लेने आएगी इतनी दूर से? लेकिन नौकर ने जितेंद्र से कहा कि वो बाहर खड़ी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। जितेंद्र ने दुल्हन से एक्सक्यूज़ किया और जो मेहमान उसके साथ बैठे थे उनसे भी कहा कि मैं अभी वापस आ रहा हूँ। उसके बाद जितेंद्र गेट पर पहुंचा तो देखा कि सचमुच ही उसकी माँ फटे पुराने कपड़ों के साथ शादी हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके साथ रिंकू भी खड़ा था। जितेंद्र ने माँ को अजीब नज़रों से देखा, फिर कहा, माँ आप और आप यहाँ कैसे आईं? आपके साथ ये कौन है? क्या भाई आपके साथ आए हैं? माँ जी ने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारे भाई मेरे साथ नहीं आ रहे थे, मैं अकेली तुमसे मिलने आई हूँ। यह सुनकर अचानक जितेंद्र को गुस्सा आया और वो बूढ़ी माँ से कहने लगा, माँ ये आप क्या कह रही हैं? आप यहाँ क्या लेने आई हैं? वो भी ऐसे मौके पर जहाँ मेरे ख़ास मेहमान आए हुए हैं। और आप अपना हुलिया तो ज़रा देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भिखारन यहाँ भीख मांगने के लिए आई है। माँ जी ने रोकर कहा, हाँ बेटा तू सही कहता है बेटा, मैं भिखारन ही तो हूँ। और ज़रा देख तो मैं यहाँ क्या भीख मांगने आई हूँ। मैं सिर्फ अपने बेटे के दर्शन चाहती हूँ। मैं तुझे देखना चाहती हूँ। आंखें तरस गईं तुझे देखने को मेरी। कुछ ऐसे पल जिसमें मैं अपने बेटे के साथ बैठ सकूँ, उससे बात कर सकूँ। और मुझे क्या चाहिए? बेटा 3 साल हो चुके हैं, तुम गांव वापस नहीं आए। तुम अपने भाइयों से तो नाराज़ थे, लेकिन तुम्हारी माँ का आखिर क्या कसूर? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने घर आना ही छोड़ दिया? जितेंद्र ने कहा, माँ मेरे पास समय बहुत कम है। मेरे दोस्त स्टेज पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप ऐसा करो कि वापस गाँव चली जाओ। मेरा ड्राइवर आपको बस अड्डे तक छोड़ आएगा। मैं शादी के बाद आपसे मिलने गाँव आऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर माँ जी उसे फटी-फटी आँखों से देखती रह गईं। जितेंद्र ने एक ऐसी बात की थी जिसकी माँ को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। माँ जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जितेंद्र इस तरह का घटिया इंसान साबित होगा और ऐसे बात करेगा। रिंकू भी चुपचाप खड़ा माँ जी की तरफ देख रहा था। उसके तो दिल में आया कि अभी पैर से जूता निकाले और उसको पीटना शुरू कर दे, लेकिन ये संभव नहीं था। और अगर वह यह करता तो शायद ये लोग और जितेंद्र के साथी रिंकू को जान से मार डालते। माँ जी ने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, बस मैं तुझे देखना चाहती थी, सो मैंने देख लिया। अब मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। माँ जी चुपचाप वापस जाने लगी। उसके चेहरे की उदासी चीख चीख कर बता रही थी कि बेटे ने उसको बहुत दुख दिया है। तभी माँ जी से रिंकू ने कहा, माँ जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, रात काफ़ी हो चुकी है। इस समय आपको ना कोई बस मिलेगी ना ही ट्रेन। थोड़ी सेवा का मुझे भी मौका दीजिए, मैं आपको कल आपके गांव छोड़ कर आऊँगा। ये बात सुनकर माँ जी रोने लगीं। उन्होंने रिंकू से कहा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं खुद वापस चली जाऊंगी। इस समय माँ जी बहुत ज़्यादा दुखी थी। रिंकू को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह उस माँ के टूटे दिल को सहारा दे। फिर जो उसके मन में आया उसने बोल दिया। रिंकू माँ जी से कहने लगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो बेटा 3 साल से आपसे नहीं मिला, गाँव नहीं गया, जिसने आपको अपनी शादी की सूचना तक नहीं दी, वह आपके यहाँ आने पर कैसे खुश हो सकता है? लेकिन आप ही अपने बेटे के प्यार में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और आपको कुछ नज़र नहीं आता था। वह माँ जी को अपने साथ अपने घर ले गया। दूसरी तरफ जितेंद्र जैसे ही वापस हॉल में पहुंचा और स्टेज पर जाकर अपनी होने वाली पत्नी रूही के पास जाकर बैठा तो उसने देखा चारों तरफ लोग न जाने आपस में क्या कानों में बातें कर रहे थे।
जितेंद्र को लगा कि यह सब कुछ उसी के बारे में हो रहा है, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान उन सब की तरफ से हटा लिया और रूबी से बात करने लगा। रूबी पहले की तरह धीमे धीमे मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी। चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। फूलों, परफ्यूम और खाने की मिली-जुली खुशबुएं हवाओं में उड़ रही थी। जितेंद्र आज बहुत खुश था, क्योंकि उसकी न जाने कब की मन की मुराद पूरी होने वाली थी। रूबी मुंबई शहर के बहुत बड़े सेठ की इकलौती बेटी थी और अपने पिता की सारी जायदाद की इकलौती वारिस भी थी। बस यही कारण था कि जितेंद्र रूही से शादी कर रहा था कि अब वह भी सेठ करोड़ीमल की 3 फैक्ट्रियों का मालिक बनने वाला था, जो कि रूबी के पिता अपने दामाद को शादी पर उपहार में दे रहे थे। तभी रूबी के पिता ने अनाउंस किया कि अब फेरों का समय है और शादी की सारी रस्में अब शुरू की जा रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी रूबी को अपने पास आने के लिए कहा और उसके बारे में कुछ सुंदर पंक्तियां बोली, तो अपने पिता का प्यार देखकर रूबी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर रूबी को मंडप में ले जाकर बिठाया गया। अब की बार उसके पिता ने फिर से अनाउंस किया कि अब रूबी का हमसफ़र उसके पास जाकर बैठ जाए। तो जितेंद्र जैसे ही खड़ा होने लगा, वहाँ पर खड़े गार्ड ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे वहीं स्टेज पर बिठा दिया। जितेंद्र गुस्से में बौखलाकर कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कि अंकल मुझे बुला रहे हैं। तभी जितेंद्र की नज़र सामने मंडप पर गई, जहाँ रूबी के साथ कोई और ही बैठ रहा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जितेंद्र ने दोनों गार्ड को धक्का दिया और रूबी से बोला, यह सब क्या है रूबी? तब रूही ने स्क्रीन पर चल रही वीडियो दिखा दी, जो अभी कुछ देर पहले ही रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें जितेंद्र अपनी माँ को गुस्से से वापस जाने के लिए कह रहा था। रूबी कहने लगी, जो इंसान अपनी माँ के साथ ही वफादार नहीं हो सकता, वह भला मेरा क्या साथ निभाएगा। यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने तुम्हें अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते देखा है। अगर तुम में ज़रा सी भी इंसानियत है तो अपनी माँ से जाकर क्षमा मांगो, नहीं तो तुम्हारे लिए केवल बर्बादी ही है। ये कहकर रूही पलटकर मंडप में जाकर बैठ गई और रूही के पिता ने जितेंद्र को उस हॉल से चले जाने का इशारा कर दिया। जितेंद्र के हाथों से सब कुछ निकल चुका था। इस समय वह बौखलाया हुआ था। उसने तो रूही के चक्कर में अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। वह थके कदमों से हॉल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर फुटपाथ पर एक लाइट के नीचे जाकर बैठ गया और आंसू बहाने लगा। अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि बिल्कुल इसी तरह उसकी माँ का दिल भी टूटा होगा, जिस तरह उसका टूटा है। जब हम किसी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं और वह हमें दुत्कार दे, तब हमें कैसा लगता है। यह बात जितेंद्र की समझ में अब काफ़ी अच्छी तरह आ चुकी थी। कुछ ही पलों में जितेंद्र की ज़िंदगी की बाजी कैसे पलट गई थी। माँ के दिल से निकली दुआ अगर आसमान से टकराती है तो उसकी आंख से निकला एक आंसू ही इंसान को तबाह करने के लिए काफ़ी है। हर एक चीज़ उसकी समझ में आने लगी थी। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था। वह पैसे के नशे में चूर था। वह नशा उसके सर से अब उतर चुका था। वह पछतावे की आग में जलने लगा। न जाने कितने घंटे वह वहीं बैठा रोता रहा। अब उसे बचपन से लेकर जवानी तक का अपना समय याद आने लगा। अपने माता पिता का त्याग याद आने लगा। वह अपनी माँ से मिलना चाहता था और उसके कदमों में बैठकर क्षमा याचना करना चाहता था, लेकिन अब वह इतने बड़े शहर में अपनी माँ को कहाँ ढूंढेगा। तभी उसे याद आया कि ज़रूर उसकी माँ स्टेशन या बस स्टॉप पर मिल सकती है, क्योंकि अभी गांव जाने के लिए कोई ट्रेन थी ही नहीं। सुबह 5 बजे ही यहाँ से कोई ट्रेन निकलेगी। हो सकता है उसकी माँ गाड़ी के इंतज़ार में स्टेशन पर बैठी हो। उसने यहाँ वहाँ हर जगह अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर उसकी माँ चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। रिंकू ने माँ जी को खाना खाने के लिए कहा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि माँ जी, एक माँ के प्यार में बहुत शक्ति होती है। आप देखना, आपका बेटा खुद चलकर आपके पास ज़रूर आएगा। उसकी बात सुनकर माँ जी ने उसकी तरफ देखा। बहते आंसुओं से पूछने लगी, क्या तुम सच कहते हो बेटा? रिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ जी, बस कल तक का इंतज़ार और कर लीजिए। बेमन से माँ जी ने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर लेट गईं। उनकी आंखों से नींद दूर तक नहीं थी। वह बस अपने बेटे के बारे में ही सोचे जा रही थी। देर रात उनकी आंख लगी होगी। फिर सुबह रिंकू ने देखा कि माँ जी अभी तक सो रही हैं। उसने उनको जगाया नहीं
और पत्नी से कह दिया कि उनको सोने दे और खुद रिक्शा लेकर सवारी के लिए निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि कई जगह पर माँ जी के पोस्टर लगे हुए हैं और नीचे एक फ़ोन नंबर दिया गया है कि जिस किसी को ये बूढ़ी माँ मिल जाए इस नंबर पर सूचित करें। यह देखकर रिंकू के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने नंबर मिलाया और पूछा कि भाई ये किसका नंबर है। दूसरी ओर से अपना नाम जितेंद्र बताया गया। रिंकू कहने लगा, भाई साहब आपकी माँ जी मेरे पास हैं। जो कल आपकी माँ जी के साथ हॉल में आया था मैं वही हूँ। जितेंद्र यह सुनकर बेचैन हो उठा और उसने एड्रेस पता किया और जल्दी ही वह रिंकू से आ मिला। रिंकू ने उसे अपने रिक्शे में बिठाया और अपने घर ले गया। जितेंद्र ने जैसे ही अपनी माँ को देखा वह रोते हुए अपनी माँ के पैरों में बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा। उसने अपने दोनों हाथ माँ के सामने जोड़ लिए तो माँ उसके हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों माँ बेटे का प्यार देखकर रिंकू को भी अपनी माँ की याद आ गई। उसके और उसकी पत्नी की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। ये ऐसे भावुक पल थे जिसमें वह पति पत्नी भी खुद पर काबू ना रख सके। उसके बाद जितेंद्र ने कहा, माँ मैं आपको गांव लेकर चलता हूँ। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। धन दौलत कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये कहीं पर भी रहकर कमाया जा सकता है। असली दौलत तो माँ के कदमों में है। मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सब का पश्चाताप आपकी सेवा करके करूँगा और अब कभी भी आपको दुख नहीं पहुँचाऊँगा। ये कहकर जितेंद्र अपना सारा सामान उठाने के लिए चला गया तो माँ जी ने रिंकू को पास बुलाकर कान में पूछा, बेटा एक बात तो बता, ये चमत्कार भला हुआ कैसे। तो रिंकू मुस्कुरा दिया, कहने लगा, माँ जी आप बुरा न मानो तो मैं बताता हूँ। माँ जी रिंकू को पहचान चुकी थी कि वह इंसान की सूरत में एक देवता है। फिर रिंकू ने बताना शुरू किया कि माँ जी जब मैंने आपको हॉल के गेट पर जाने को कहा था और जब आप वहाँ के गार्ड से बात कर रही थी तभी वहाँ के कैमरामैन से मैंने आपकी वीडियो बनाने के लिए कहा था और वह वीडियो अंदर स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जितेंद्र की सच्चाई उसकी होने वाली पत्नी तक पहुंच जाए। अगर वह एक अच्छा इंसान होगी तो वह ज़रूर जितेंद्र को उसके व्यवहार के लिए बुरा भला कहेगी और आपके पास भेजेगी। कोई भी अच्छा इंसान चाहे वह मर्द हो या औरत ये सहन नहीं कर सकता कि कोई भी व्यक्ति अपनी माता या पिता के साथ दुर्व्यवहार करे या उनका अपमान करे या उनका इस तरह से दिल तोड़े। और फिर जितेंद्र ने तो अपने व्यवहार से आपका दिल दुखाने में कोई कमी ही नहीं छोड़ी थी और बस वह योजना काम कर गई। अब आपका बेटा सीधे रास्ते पर आ चुका है। उसकी आंखों पर धन दौलत का जो पर्दा पड़ा था वह हट चुका है और अब वह हमेशा के लिए सुधर कर आपके पास आ चुका है। यह सब सुनकर माँ जी ने रिंकू के आगे हाथ जोड़ लिए तो रिंकू ने उन हाथों को अपने सिर पर रख लिया कि माँ के हाथ बच्चों के सिर पर ही अच्छे लगते हैं। बस माँ जी मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर बना रहे। अब आपके 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। जब भी मुंबई आने का मन हो तो ये घर हमेशा आपके लिए खुला है। तो माँ जी कहने लगीं, और जब तुमने मुझे माँ कह ही दिया है तो फिर गांव भी आते रहना। तभी जितेंद्र आया और रिंकू उन्हें स्टेशन छोड़ने चला गया। भीगी आंखों से रिंकू ने माँ जी को अलविदा कहा। एक रात के साथ में ही रिंकू को माँ जी से बहुत लगाव हो गया था। कुछ घंटे की यात्रा के बाद माँ जी अपने गांव पहुंच चुकी थी। जितेंद्र को देखकर उसका भाई वीरेंद्र चौंक गया। जितेंद्र अपने भाई के पैरों में गिर पड़ा तो उसने जितेंद्र को गाल पर प्यार से एक चपत लगाते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। जल्दी ही जितेंद्र के लिए गांव की एक सर्वगुण संपन्न पढ़ी लिखी लड़की से जितेंद्र की शादी कर दी गई। उनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन वह सुख था जिनको सिर्फ अपनों के प्यार से ही पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन दौलत जीवन में ज़रूरी है, लेकिन प्यार सम्मान अपनेपन से ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ उतना होना चाहिए कि हम अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। और बड़ों को भी चाहिए कि वह अपनी औलाद के प्यार में अंधे होकर ऐसे कदम ना उठाएं जो उनके जीवन के लिए एक दंड बन जाए। अगर माँ जी को रिंकू रिक्शा वाला ना मिलता तो वह न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती। ये उनका भाग्य था कि उन्हें रिंकू के रूप में एक देवता मिल गया था।